ओके इससे पहले जो मैंने एक वीडियो अपलोड की है, इसके अंदर मैंने लेक्चर दिया था आपको सप्लाई के ऊपर. आई टोल्ड यू दैट द चैप्टर नंबर 5 कंटेन्स 3 सेक्शन. पहला सेक्शन जो है वो सप्लाई के ऊपर है. द सेक्शन नंबर 2 इज़ अबाउट प्रोडक्शन थियरी, और तीसरा सेक्शन जो है वो कॉस्ट थियरी के ऊपर है, और जो उसके बाद डिस्कशन है वो है थोड़ी सी मार्केट स्ट्रक्चर की. तो इस वाले लेक्चर में आई विल गो थ्रू प्रोडक्शन प्लस कॉस्ट प्लस मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड दैट विल कंप्लीट अवर डिस्कशन फ्रॉम द माइक्रो थियरी. और नेक्स्ट लेक्चर जो होंगे मिड टर्म के बाद हमारे वो होंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर. माइक्रो थियरी हम यहाँ पे आज ख़त्म कर देंगे, ठीक है जी. और आपका नेक्स्ट क्लास में जो है ना वो मिड टर्म नेक्स्ट वीक में आपका मिड टर्म है फ्राइडे को. ऑल टॉपिक्स कवर्ड विल बी द सिलेबस. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द प्रोडक्शन थियरी. तो प्रोडक्शन थियरी को स्टार्ट करने के लिए let's see के what should be what is production theory, what are the details involved in the production theory, and so on. So this is your chapter of theory of production, and this will contain production theory, and then the next section is cost theory. So what will cover from the production and cost? Production theory में from the production theory side, I'll talk about total production, average production, marginal production, stages of production. ये तीन चीज़ें चार डिस्कस होंगी. फिर कॉस्ट थियरी में इट इज़ ऑल अबाउट एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट. यहाँ पे फिक्स कॉस्ट भी आती है, ठीक है जी. एवरेज फिक्स कॉस्ट, और देन विल टॉक अबाउट रेवेन्यू. एंड रेवेन्यू में हम विल टॉक अबाउट टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है जी. और एंड देन विल टॉक अबाउट, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है, तीसरा टॉपिक है, एंड द चौथा इज अबाउट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. तो प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है जी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे विद, ये सारी डिस्कशन विल टेक प्लेस विद डेटा, concept, data and graph partially, थोड़ा सा, ठीक है, ग्राफ ज़्यादा नहीं होगा. So let's start with the production theory. Production theory, okay, production theory. तो production theory क्या होती है? Production theory होती है total how production takes place. How production takes place. अगर आपको याद हो तो आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि there are 4 factors of production and these all are combined together in order to convert the input into output. तो production क्या है? Production is a process of converting the input into output. We mix all the inputs and we convert into output, ठीक है जी. एंड प्रोडक्शन को अगर हम Q से रिप्रेजेंट कर दें और जो मेजर इसके इनपुट्स हैं उनको हम लेबर को L से और कैपिटल को K से कर दें, तो बेसिकली इट्स अ फंक्शन के once we combine labor capital, then how we convert it into output. Now you'll be surprised to see कि यहाँ पर दो जो चीज़ें हैं वो एंटरप्रेन्योर और लैंड नहीं शामिल की गई. तो फॉर सिंप्लिसिटी रीजन हमने एंटरप्रेन्योर को और लेबर लैंड को यहाँ पे शामिल नहीं किया, बिकॉज वी assume them as fixed, but these varies. So that's why we in order for to make it simple, हम इसको production is a relationship between इनपुट्स एंड आउटपुट. सो आउटपुट बेसिकली ये है क्या चीज़, आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट्स. इनपुट्स कौन कौन से हम ले रहे हैं? रिप्रेजेंटेटिव इनपुट्स हैं लेबर एंड कैपिटल. तो अब ये लेबर और कैपिटल जो है वो किस तरीके से कन्वर्ट होता है? तो इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी दिस थ्योरी, आई नीड टू टेल यू थ्रू एन एग्जाम्पल. और एग्जाम्पल ये है कि
सपोज करें कि यू आर वर्किंग इन अ रेस्टोरेंट एंड यू आर द ओनर ऑफ दैट रेस्टोरेंट. अब वो जो रेस्टोरेंट है उसके अंदर आप बर्गर देते हो एंड बर्गर सप्लाई करता है वो. और वहाँ पर लेट्स से एक छोटा सा बिल्डिंग, छोटा सा कमरा है जिसको आपने रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, एंड यू आर द ओनली वन हु इज द ओनर and who is supposed to prepare the meal, collect the order, serve the meal, and dishwashing and every task you are doing yourself. And assume that this production process contains 6 tasks to be done. So what you will do that let's say you work 8 hours a day, and then you are able to prepare, let's say a certain amount of 20, let's say 10 burgers a day, and आप उसको सर्व करते हो. So your production combining all the input of labor and capital and material and everything, or you are able to produce 10 units of burgers. फिर क्या होता है कि लेट्स से आपकी जो है वो शॉप की डिमांड, जो बर्गर्स की डिमांड है, दैट हैज़ गॉन अप एंड यू फेसिंग मोर कस्टमर्स, सो यू थिंक ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर बर्गर्स, and then it becomes very difficult for you to manage the entire customer. So you hire a person, and definitely you will select a person who is very efficient in that work. So what you will do is you will start working, you two will start working, and then the question arises that, well, if one worker is able to produce 10 burgers a day, say, does it mean that the two workers are able to produce 20 burgers a day? So answer is no, because what you will do that, suppose you have 6 tasks to perform in order to complete the conversion of input into output, और सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए तो आप ये करते हो कि आप 3 टास्क जो है वो डिवाइड कर लेते हो. once you divide 3 and 3 tasks, so what happens that rather than producing 20 burgers with 2 people, you are able to produce maybe 30 or maybe 40 burgers a day. And it is because that initially, if everyone is doing all the tasks, first person doing all 6 tasks producing 10 burgers, the second person is doing all tasks producing 10 burgers, so it makes 20. But you will not do like that. You will distribute the task, and then 3 will be focusing only on those 3 tasks. One is focusing only on these 3 tasks, and the second is focusing on the last 3 tasks. In this way, you will be able to produce the burgers, maybe not be 20 but much more than 20. And then you also face again the more increment into your customers, and demand of the burgers has gone up, so you think of increasing the production, and then you hire one more efficient labor from the market, and it is market में भी बहुत से आपको labor available है. तो आप फिर 3 लोग हो and everyone is doing 2 tasks, so it's quite possible that you may end up increasing every next labor added will not just double the input or increase the input to double, but maybe his increment is more than that. So what we are expecting that production is rising with increase in labor, and every increment which is taking place is bigger than before. Yani first one was doing 10 burgers, second one is supposed doing 30 burgers, so increment which has taken place due to the inclusion of the second worker is 20 burgers. And let's say third one is able to produce, let's say पहले आप एक के साथ 10 बना रहे थे, 2 के साथ 20 बना रहे थे, 30 बना रहे थे, तो अब लेट्स से 70, सपोज आप 70 बना रहे हो. सो व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द थर्ड लेबर? द थर्ड लेबर एडिशन हैज कंट्रीब्यूटेड 30 से 70, which is addition of 40 burgers. Why it happening? Because of the distribution of task. So whenever you go with the specialization of task or the distribution of task, it end up incremental production at every next point, next labor you hire. But there is a limit. You keep on increasing labor in a small restaurant, then there is a limit, and the limit is that you may start facing congestion problem. The space for working, let's say, is available for 5 people or 6 people, but you hire 10 people or 20 people, so this may end up spoiling the work of other, not only yours but also the other people will be affected. And what will happen that and second thing is that once you are hiring, in the start you were getting a very efficient laborers, but now you have hired all efficient labor, and next time once you hire after 10, suppose 11th labor is not that efficient as the previous one were. So what will happen that the increment in the production which is taking place will not be same or incremental as it was earlier. Maybe increase will take place but a very small amount, and ultimately if you keep on hiring labor, so because the next labor hired are not that efficient, and because that you are facing multiple problems because of keep on increasing the labor on a fixed capital,
ultimately it will happen that production rather than increasing may face a fall, and this will actually is a situation where production starts decreasing. तो नज़र क्या आ रहा है कि प्रोडक्शन जो है उसका बिहेवियर ऐसा है कि इनिशियल स्टेजेस पे वो इंक्रीज कर रही है बड़ी ड्रास्टिक रेट के साथ, फिर वो इंक्रीज कर रही है बड़े स्लो पेस के साथ, और फिर वो एक स्टेप आएगा कि वो नीचे डाउनफॉल में चली जाएगी। अब ये थोड़ी सी वियर्ड आपको लगेगी, लेकिन अगर आप सोचो तो बहुत सारी कंपनीज हैं मार्केट के अंदर जो कि पहले बहुत ज्यादा वेल नोन हुआ करती थी और आज उसका नाम भी नहीं है। तो क्या हुआ है, ये स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन उन्होंने फेस किया हुआ है। स्टार्ट विद अ ह्यूज incremental production in every step, and then they reach a point where they were at the maximum and then they fall down. तो आपने मोबाइल में बहुत सारी कंपनीज देखी होंगी जिनका भी नाम भी नहीं है, जैसे मोटरोला कंपनी है, या और एक तो जो शुरू में बहुत जब मोबाइल चले थे they were very well known, and so you can bring many of the examples, and you also have seen that there is a merger of many of the companies. कब होता है कि जब वो डाउनफॉल में जाते हैं तो दे स्टार्ट मर्जिंग, सो कोलैबोरेटिंग, ये डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं मार्केटिंग। तो हम फोकस कर रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन पे, जिसका जो कि अभी हमने जो स्टोरी डिफाइन की है उसके हिसाब से प्रोडक्शन जो है वो पहले बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, और फिर पहले बढ़ रही है, फिर स्लो पेस पे बढ़ रही है, फिर मैक्सिमम पे जा रही है, फिर डाउनफॉल में जा रही है। तो अब मैं इस सारी स्टोरी को नंबर्स में प्रेजेंट करूंगी और फिर उससे मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी कि टोटल प्रोडक्ट क्या मतलब क्या है, एवरेज प्रोडक्ट का मतलब क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या है। तो इन ऑर्डर टू डू इट आई नीड सम डेटा। तो लेट मी ओपन एक्सेल को मैं खोल लेती हूँ। तो एक्सेल के अंदर डेटा लिख लेते हैं ताकि उसको लिखने में आसानी हो। If I can insert table over here, insert table, let's say नंबर ऑफ कॉलम्स में रखती हूँ, लेट्स से 4 रख लेते हैं, 10 रख लेते हैं, और नंबर ऑफ रोज सपोज रख लेते हैं हम तकरीबन 20। जैसे ये आ गया आपका टेबल। गुड, so we can write over here. That's perfect. So what I'm doing, I am working on the production theory. So my first is workers, ठीक है, और इसको हम बड़ा कर सकते हैं, या we can, ठीक है, जितनी हमें जरूरत होगी हम उसको बड़ा कर लेंगे। ओके, वर्कर्स का मतलब है लेबर, ठीक है जी, 0 1 और इसको आप 12 तक कर लें, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। यहाँ पर आ रही है प्रोडक्शन, इसको आप रिप्रेजेंट कर लो क्यू के साथ, ठीक है। और ये जो प्रोडक्शन है, दिस प्रोडक्शन इज ओके प्रोडक्शन। तो ये है जीरो लेबर। हाउ मच प्रोडक्शन यू थिंक यू विल हैव विद व्हेन यू हैव जीरो लेबर? इट इज डेफिनेटली 0। एंड देन यू हैव 1 लेबर। सपोज करें 1 लेबर का जो कंट्रीब्यूशन आया हुआ है वो है 7। तो वंस द 1 लेबर इज देयर, ही इज एबल टू प्रोड्यूस 7 यूनिट्स। सपोज सेकेंड के साथ, ये मैं नंबर पहले लिख देती हूँ फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। 20, 38, then it is 62, then it is 90,
then it is 110, then it is 129, then it is 138, and then 144, and this is 148, and this one is 145, and this one is 135. Suppose ये हमने numbers इसमें डाल दिए. Now what is happening? Zero labor is able to produce nothing, but the first labor contributed 7 units. Second unit labor make the total production 20. That is the contribution which is coming from this person is 13 units. So how would you get this 13? That is 20 minus 7. So what actually it is the addition into total production by an additional labor. So what is it? Addition in total production by one additional labor. अगर हम इसको मैथ्स में लिखें तो हम लिखेंगे चेंज इन टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू चेंज इन लेबर. इसको हम कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट. क्या कहते हैं हम इसे? मार्जिनल प्रोडक्ट. सो मार्जिनल प्रोडक्ट इज द प्रोडक्शन एट द मार्जिन. what does it mean? That with the additional labor how much contribution you have. So look, additional labor यहाँ पर हम जो बढ़ा रहे हैं, every time we have one increment. जरूरी नहीं है लेबर यहाँ पे 1 के डिफरेंस से हो. बाजू का टेबल के अंदर 1 से ज्यादा का डिफरेंस भी होता है, तो फिर यू विल हैव टू टेक केयर दैट यू विल हैव टू टेक द रेशो. यहाँ पे रेशो विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि डिवाइड जो होगा वो 1 होगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर ये नंबर्स डिफरेंट हो तो फिर फर्क पड़ जाता है. इसलिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मार्जिनल प्रोडक्ट का क्या होता है. तो ये आपके पास इनपुट्स हैं, ये आपकी इसको आउटपुट कहते हैं, या आप इसको टोटल प्रोडक्ट भी कहते हैं. अब मैं कैलकुलेट कर रही हूँ मार्जिनल प्रोडक्ट एंड आई डिफाइन इट डेल्टा टोटल प्रोडक्ट ओवर डेल्टा क्यू. तो ये आपके पास मार्जिनल प्रोडक्ट का कॉलम है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते. ये है 7, फिर है 20 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 13, फिर 38 माइनस 20 विच इज इक्वल्स टू 13 के बाद आएगा 18. तो इसी तरह से मैंने, अच्छा ये डिवाइडेड बाय भी किया हुआ है, लेकिन 1 की वजह से मैं उसको कंसिडर नहीं कर रही, सो आई एम नॉट डिस्कसिंग इट. सो लेट मी राइट डाउन ऑल द डिफरेंसेस व्हिच आई एम एक्सपेक्टिंग टू हैव. नेक्स्ट इज 28, and then next is 20, and then I have 19, then I have 9, and then I have 6, and then I have 4. Then it is, look, 148 and 145, so production has gone down, difference will be negative, and then it is again further negative. तो ये क्या हो रहा है? ये जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी, ये नंबर्स वो रिवील कर रहे हैं कि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए लेबर्स हायर करते जाओगे, यू विल बी फेसिंग एन इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्शन, and incremental labor are contributing more and more till this point. 5वां लेबर जब आपने हायर किया तो यूं समझ ले कि मार्केट से स्किल्ड लेबर आप सारे हायर कर चुके हो. अब जो छठा लेबर है, he is not that skilled and efficient as the previous one. So the addition which is taking place, no doubt production is increasing from 90 to 110, but additional production made by this 6th unit is 20, which is lesser than 28 made by previous one. And as you keep on increasing the labor, total production is increasing. As far as addition from the additional labor is positive, the total production will rise. लेकिन जब नेक्स्ट लेबर जो है वो प्रोडक्शन बढ़ाने के बजाय उसकी कंट्रीब्यूशन नेगेटिव होगी, बहुत ही इनएफिशिएंट है, तो आपकी टोटल प्रोडक्ट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, एंड दिस प्रोसेस विल कैरीज ऑन. तो अगर आप इस वाले सारे ग्राफ को देखें, और अगर मैं इसको ग्राफ को यहाँ ड्रॉ करूँ, तो let's say कि I draw it using a line. Suppose मेरे पास ये लाइन है, यहाँ से लाइन ले लेते हैं और इसको ड्रॉ कर लेते हैं. बी एक्चुअली माई एक्सिस, ठीक है. इसके ऊपर लेबर लेंगे, इसके ऊपर आउटपुट लेंगे. आउटपुट का मतलब है टोटल प्रोडक्ट, ठीक है. और हम यहाँ पर लगाएंगे जी 1 से लेके 12, तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 और ये सपोज 12 हो गया. और यहाँ पे स्केलिंग क्या है? ये मैक्सिमम बजा रहा है 148 पे, तो हम इसकी 20 की स्केलिंग कर देते हैं. कंसिडर कि ये यहाँ से शुरू हुई है, ठीक है. मैं इधर से 20 40 60 80 100
और ये है जी 120, ये है 140, 160, तो 160 तो जाएंगे 140, 50 यही सही है। अच्छा 0 पे 0, सो दैट इज दिस नंबर। 1 लेबर, 2 लेबर, 3 लेबर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो 1 के ऊपर जो है नंबर है 7, तो 7 वुड हैव बीन कहाँ पर, 20 के यहाँ पे नीचे करके कहीं पे 10 है, तो ये यहाँ पे 7 होगा। उसके सॉरी ये 1 पे 7 है। 2 के ऊपर है जी 20, तो 20 जो है वो यहाँ पर होगा, ये नहीं है। और फिर 38, 3 पे 38, 20 और 30 और 38, 40 के कहीं पास होगा। 4 के ऊपर जो है वो है 62, तो 4 के ऊपर 62 का 4, 60 एंड 62 कुछ यहाँ पर होगा। उसके बाद 5 के ऊपर है ये 90, तो 90 जो है 5 के ऊपर यहाँ पर कहीं होगा 100 के आसपास। उसके बाद 6 पर है 110, तो 100 एंड 110 यहाँ पर होगा। उसके बाद है जी 910 के बाद 129, तो 7 के ऊपर है 120 और 9 कुछ यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे होगा, यहाँ पर होगा। और 8 के ऊपर जो है ये है 138, तो 138 जो है 140 के क्लोजर होगा। 9 के ऊपर है 144, तो वो उससे थोड़ा सा ऊपर होगा। और 10 के ऊपर है ये 148, तो 148 जो है वो 50 के पास नीचे कहीं होगा। और फिर है 148 के बाद 145, 140, 40 और 45, 11 के ऊपर 148 के बाद 140 थोड़ा सा नीचे। और फिर 12 के ऊपर जो आ गया है वो 135 आ गया है, तो वो उसके भी नीचे। तो ये हमारे पास कुछ प्रोफाइल आ रहा है, जरा हम इसको ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। सो यू विल सी अ ग्राफ, हियर वी गो। मैक्सिमम किसके ऊपर था, 148 10 के ऊपर था, 10 के ऊपर ही मैक्सिमम आया हुआ है। ठीक है जी, तो ये जो है ना, ये देखो ग्राफ की शक्ल, मैं इसको अलग से बना के दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरह की शक्ल है पहले, फिर ये कुछ ऐसे करके शक्ल है, फिर ये आता है मैक्सिमम पे और फिर जाता है नीचे। तो ये कौन सी स्टेज है, यहाँ तक वो सारे लेबर हैं जो बहुत एफिशिएंट थे, और हर एडिशनल लेबर जो है प्रोडक्शन का इंक्रीमेंट पहले से ज़्यादा लेके आ रहा है। यहाँ पर भी लेबर सही है किसी हद तक कि वो इंक्रीज तो कर रहे हैं पहले से कम, लेकिन पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। और ये वो लेबर्स हैं जो कि पहली वाली प्रोडक्शन को भी कम कर रहे हैं। तो अगर मैं इनको अलग करूं, 5वें तक है, 5वें तक ये चक्कर चल रहा है, ये वाला 5वें तक इंक्रीमेंट जो है वो इंक्रीजिंग है। तो ये कुछ मैं लाइन, आई होप कि आई कैन मेक इट दिस लाइन इस तरह से। हाँ सीधी बात है। अच्छा जी, ये देखो ये, और फिर 10वें तक जाता है मैक्सिमम पे। ये इसको कहते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, इसको कहते हैं सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, इसको कहते हैं थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। सो फर्स्ट स्टेज में, स्टेज 1 में क्या हो रहा है, स्टेज 1 में हो रहा है टोटल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज कर रही है, मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज कर रही है बहुत ज़्यादा। स्टेज 2 पे क्या हो रहा है, स्टेज 2 पे टोटल प्रोडक्ट अभी भी इंक्रीज कर रही है और मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज कर रही है बट स्लोली। और थर्ड स्टेज पे क्या हो रही है, थर्ड स्टेज पे टोटल प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज कर रही है और मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव है। यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट पॉजिटिव है, यहाँ पे भी मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन थर्ड स्टेज में जाके ये नेगेटिव हो जाती है। सो दिस इज मार्जिनल प्रोडक्ट। अच्छा, अब एक और चीज़ मैंने आपको बताई, अब ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। हमने प्रोडक्शन थ्योरी को किसी हद तक डिस्क्राइब कर लिया है। यहाँ पे मुझे एक और चीज़ बनानी थी लेकिन उसकी स्पेस नहीं है, तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, लेकिन आपने खुद उसको करना है। वो होती है एवरेज प्रोडक्ट। हाउ यू डिफाइन एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज, let me write down the formula over here. So average product is basically total product divided by labor. इसको कहते हैं पर यूनिट आउटपुट। इसका क्या मतलब है, पर यूनिट, यूनिट क्या है, यूनिट है लेबर। तो अगर सपोज 0 है और 0 तो कुछ भी नहीं है। अगर हम एवरेज प्रोडक्ट के हिसाब से 1 लेबर के ऊपर 7 टोटल प्रोडक्ट है, तो 7 by 1 7 आएगा, ठीक है। तो एक लेबर का कंट्रीब्यूशन आ गया 7, 2 लेबर्स पे 20 है, तो अगर मैं 20 by 2 करूंगी तो दैट विल बी 10। तो what, how would I define average product? I'll say
कि if 2 together makes 20, so what could have been the पर यूनिट पर लेबर प्रोडक्शन, यू विल से इट्स 10। इसका मतलब है कि हर स्टेज के ऊपर अगर मैं टोटल प्रोडक्ट को लेबर से डिवाइड कर दूं तो एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगी। ठीक है, तो इन दिस वे आई कैन कैलकुलेट एवरेज प्रोडक्ट। तो एवरेज प्रोडक्ट जो है वो आप खुद निकालोगे, ये कुछ भी नहीं इसको डिफाइन कर सकते, ये आ जाएगी 7 और ये होती है टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय लेबर। ठीक है, फॉर्मूला मैंने बता दिया। उसके बाद 20/2 10, फिर 38/3, तो ये कोई डेसिमल में नंबर आ जाएगा, उससे सो ऑन, ये सारा आपने खुद फिल करना है। सो यू विल हैव टू वर्क आउट योर एवरेज प्रोडक्ट योरसेल्फ। ये देखो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, भूल ना जाना, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है जी, तो हमने टोटल प्रोडक्ट में मैंने ऊपर क्या बताया था, क्या क्या मैं करूंगी टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। तो वो हमने सारा काम कर लिया। मैं जरा आपको चैप्टर रिव्यू भी करवा देती हूँ कि चैप्टर में हम किस तरह से चल रहे हैं। ये देखो, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड इट्स टॉक अबाउट प्रोडक्शन फंक्शन एंड देन प्रोडक्शन पीरियड, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, वो मैंने आपको बताया हुआ है। ये देखो, ये डाटा आ गया जो मैंने यहीं से आई थिंक लिया हुआ है, यस, और ये स्टेजेस आ गई, और ये प्रोडक्शन फंक्शन जो कि हमने स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 पढ़ ली, और टोटल प्रोडक्ट की डेफिनेशन, मार्जिनल प्रोडक्ट की डेफिनेशन, और फिर उसके बाद स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन की पूरी डिस्क्रिप्शन, एंड हियर वी गो विद द एंड ऑफ दिस चैप्टर सेक्शन। ठीक है, तो जो नेक्स्ट सेक्शन है उसको मैं दूसरी वीडियो बना के इसको अपलोड करती हूँ ताकि ये इजीली मैनेजेबल हो आप लोगों के लिए भी। थैंक यू।